इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि टोनी स्टार्क बेसिकली अब इस बात का फैसला कर लेता है कि वो अपने उन पुराने साथियों को ढूंढ रहा है जो कि कभी उसकी टीम का हिस्सा हुआ करते थे, जो कभी उसके लिए कभी कहीं काम करते थे और वो अपनी अपनी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिटी रखते हैं। उसी तरह हमने देखा कि टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को जो है वो उसका आर्क रिएक्टर भी दे रहा होता है और हम देखते हैं कि बेसिकली अब आर्क रिएक्टर उसको मिल चुका है पेपर पॉट्स को और वो काफ़ी अच्छा फील कर रही है। तो अब आगे तुम्हारी कहानी की शुरुआत बेसिकली ओक्लाहोमा के एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ पे बेसिकली पेपर पॉट्स जो हैं उनको एडमिट किया गया है और वो कहती हैं कि मैं सब कुछ दोबारा से फील कर सकती हूँ, मैं दोबारा सब कुछ महसूस कर रही हूँ। तो इसे रोडी आता कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है पेप कि तुम वापसी लौट आई हो, मेरे ख्याल से ये काफ़ी तक क्रीपी नहीं हो रहा। तो पेपर बोलती है कि मुझे अब इसके बारे में ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं रोडी, क्योंकि मैं जिस जगह काम करती हूँ वहाँ सब चीज़ें ज़्यादातर क्रीपी ही होती हैं। स्पीकिंग ऑफ, तो रोडी बोलता है कि ज़रा आराम से पेपर, अभी तुम होश के अंदर आई हो। तो पेपर बोलती है कि ये बताओ कि टोनी कहाँ है। तो रोडी बोलता है कि वो दोनों बाहर इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और यहाँ से बाहर हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मारिया हिल और टोनी स्टार्क दोनों आपस में दोबारा से बहस कर रहे होते हैं और यहाँ पे अभी भी उनके दरमियान वही सारी की सारी बहस चल रही है जो कि कुछ टाइम पहले लास्ट एपिसोड के अंदर हुआ था। और इसी तरह टोनी बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग के अब थक चुका हूँ, मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन आखिरकार अब तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो मारिया बोलती है कि टोनी मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनना स्टार्ट कर दो। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो एक इंडिपेंडेंट एक्टर की तरह जो कि मेरे स्टेज के ऊपर नाच रहा है, लेकिन तुम इस बात को क्लेम भी करते हो साथ साथ कि तुम एक ब्रेन डैमेज से जो रिकवर कर चुके हो, उसके बावजूद तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो जिस तरह तुम्हारा ब्रेन अभी भी डैमेज है। तो टोनी बोलता है कि तुम अब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बातें कर रही हो हिल। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक नर्स आती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, इस वक्त आप लोग जो एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर खड़े हैं जहाँ पे इस वक्त पेशेंट्स मौजूद हैं और आपकी कन्वर्सेशन का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होते जा रहा है। तो वहीं से टोनी और मारिया दोनों गुस्से में बोलते हैं कि शर्ट अप। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहीं से रोडी बोलता है हिल भी यहाँ पे मौजूद है और वो दोनों तुमसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से हैमर इंडस्ट्रीज़ की एक फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं निवाडा के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेजर्ट के बीच उन्होंने अपना एक बेस बनाया हुआ है और हम देखते हैं कि जस्टिन हैमर यहाँ पे बेसिकली अपनी कुछ नई टैक्स को यहाँ पे पेश कर रही है लेफ्टिनेंट जॉनसन के साथ और वो बताती है कि बेसिकली वो यहाँ पे एक अलग तरह के कुछ ड्रोन्स को डेवलप कर रही थी। तो इसे जॉनसन पूछते हैं तो आखिरकार तुम्हारे इन बैड बॉयज़ को चलने में और कितनी देर लगने वाली है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि रोडी यहाँ पे पेपर को उठाता है क्योंकि उसको चलने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही होती है। तो पेपर बताती है कि मेरे सीने के अंदर लगा रिपल्सर टैग जो है वो एक तरह के कंपास की तरह है जो कि मेरे दिल के साथ जुड़ा हुआ है, अब इसको थोड़ा संभालने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगने ही वाला है। लेकिन इतने में मारिया हिल और टोनी स्टार्क आते हैं जो कि पेपर से मिलके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और पेपर बोलती है कि मैं अब बिल्कुल सूट अप होने के लिए तैयार हूँ। तो टोनी बोलता है कि नो प्रॉब्लम, मैं बस बाहर इंतजार करता हूँ हॉल के अंदर, जैसे ही तुम आती हो तो हम आगे चलते हैं। तो मारिया बोलती है क्या तुम्हें किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारे कपड़े ले आऊँ तुम्हारे लिए। तो पेपर बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। इसी तरह यहाँ से जस्टिन हैमर बोलती हैं कि साशा मैं मॉम बात कर रखी हूँ, अब बताओ आखिरकार कि तुम्हारे सारे के सारे नर्ड्स कब तैयार होने वाले हैं। तो वहीं से साशा बोलती है कि बी रिस्पेक्टफुल मदर डार्लिंग, क्योंकि मैं आपको जान से मार डालूंगी क्योंकि आपने जो मुझे कपड़े पहना के यहाँ पे इनके सामने भेजा है। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोग बहुत जल्द हैमर इंडस्ट्रीज के लिए एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स बनने वाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अग्री करा हमारे इस बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, जिसके जरिए आप न्यू डेट्रॉइट स्टील मोबाइल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेट्रॉइट स्टील जो एक ज़बरदस्त किस्म का रोबोट है, लेकिन आज से पहले इसका कोई साइड किक नहीं था, लेकिन ये ऐप जो है आपको डेट्रॉइट स्टील का साइड किक बनाने में मदद दे सकता है। सबसे पहला स्टेप ये होने वाला है कि आपको इस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है, जो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या ग्लोबल मिलर साइट से मिल सकता है। क्यों ना आप लोग मेरे साथ अपने अपने फ़ोन्स को निकाल लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको किस तरीके से इस ऐप को सेट करना है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे साशा और उसकी मॉम ने दरअसल एक तरह की नई तरकीब निकाली है, जहाँ पे वो खतरनाक किस्म के ड्रोन्स जो हैं जिनके अंदर ज़बरदस्त किस्म की बम्स और गोलियाँ लगी हुई हैं, उनको जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो कंट्रोल करवाने वाले एक ऐसे लोगों से जो कि बिल्कुल नर्ड टाइप के हैं, जिनसे ऐप चलाने के बहाने, ऐप टेस्ट करवाने के बहाने वो लोग बेसिकली इन सारे के सारे ड्रोन्स को कंट्रोल करवाने वाले हैं। और एक तरह से जब भी कोई पकड़ा जाएगा तो इसका नाम इनके ऊपर नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो बेसिकली ऐप के जरिए कंट्रोल हो रही हैं जो कि दुनिया में बैठ के कोई भी कंट्रोल कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि साशा बताती है कि किस तरीके से तुम्हारे मोबाइल के कंट्रोल जो हैं वही इस पूरे के पूरे ड्रोन को कंट्रोल करेंगे। तुम अपने एक्सेलेरोमीटर को जो हो मोबाइल की तरह जिस तरह से तुम घुमाओगे उसी तरह तुम्हारा ड्रोन घूमने वाला है। और जैसा कि ये ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं और छोटे हैं तो इनको कोई लैंडिंग जोन की ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ चाहें वहाँ पर लैंड हो सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि साशा वहाँ पर उनको टारगेट प्रैक्टिसिंग करवा रही होती है। तो वहीं से साशा बोलती है कि वेल कर्नल जॉनसन, आप देख सकते हैं कि हम लोग तैयार हो चुके हैं, तो अब बारी है आपके तैयार होने की। इसी तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और पेपर जो है बेसिकली लिफ्ट के अंदर मौजूद होते हैं और पेपर पूछती है तो इंडीड तुम एक बहुत ही बड़ी फ्राइडे नाइट पे पार्टी रखने वाले हो, एक गाला की तरह, सेम पुराने वक्तों की तरह।
तो टोनी बोलता है कि आई गेस सो, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो सारा का सारा पैसा भी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी अरेंज कर सकूं। मैं कंप्लीटली नर्वस यहाँ पे चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे लग नहीं रहा कि ये पुराने वक्तों की तरह कुछ भी होने वाला है। तो पेपर बोलती है कि टोनी स्टार्क, तुम बिल्कुल ठीक रहने वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तुम टक्सीडो के अंदर उस पार्टी के अंदर घूम रहे होगे तो ऐसा लगेगा कि एक शिकारी जो है वो अपने शिकार के ऊपर बहुत दिनों के बाद निकला है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि टोनी बेसिकली पेपर को अभी भी एक आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम चाहो तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उस सूट को चलाने की, एक टारगेट बनने की और अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने की। लेकिन पेपर बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत अरसे से काम कर रही हूँ और वो काम मैं करते करते अब थक चुकी हूँ। अब मैं बताना देना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी हिम्मत है और मैं भी इस तरह की चीज़ों को फेस कर सकती हूँ। तो टोनी बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो पेपर बोलती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है टोनी, आई प्रॉमिस। तो अब ये बताओ कि तुमने आखिरकार मेरे नए सूट को बनाया कैसे। तो टोनी बोलता है हाँ, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए मैंने अपने कुछ पुराने सूट्स को मेल्ट किया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। पेपर रेस्क्यू रेस्क्यू पेपर। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क ने बेसिकली उसके लिए एक नया रेस्क्यू आर्मर बनाया है, अपने पुराने सारे के सारे आर्मर मेल्ट करके। वहीं से पेपर बोलती है ओह टोनी, ये तो सच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्मर है। और वहीं से अगले पल आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग मिस पॉट्स, लवली टू सी यू अगेन। तो वहीं से पेपर बोलती है कि जार्विस, ओह माय। तो वहीं से हम देखते हैं कि जार्विस अंदर से बोलता है, मैं इनिशिएशन सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा हूँ मिस पॉट्स, जब आप तैयार हो तो फौरन से आर्मर के अंदर हॉप इन कर लीजिएगा। और इसी तरह टोनी बोलता है कि वेल, तुम अपने इस पूरे के पूरे आर्मर को एक ब्रीफ केस के अंदर तो फिट नहीं कर सकती हो, लेकिन इसके लिए अब तुम्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाली पहनने उतारने के अंदर। तो वहीं से पेपर बोलती है कि इसको फौरन से इनिशिएट कर ही देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो पूरे के पूरे रेस्क्यू आर्मर के अंदर आ रही होती है। और वहीं से पेपर बोलती है कि मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा उड़ा के देखना, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं इसको ले जा सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जहाँ चाहना है जा सकती हो, लेकिन फ्राइडे नाइट को 9 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाना, जो कि सिएटल के अंदर होने वाला है। अगर वहाँ नहीं पहुँची तो फिर एक नई जॉब को ढूंढ लेना तुम। तो वहीं से पेपर अपना आर्मर पहनती और कहती है, आपसे मैं अब एमराल्ड सिटी के अंदर ही मिलूंगी बॉस। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले वाले पेपर वहाँ पे लॉन्च करती है अपने पूरे के पूरे आर्मर को और एक टेस्ट ड्राइव के ऊपर निकलती है। तो वहीं से पेपर बोलती है, तुम क्या कहते हो जार्विस, क्या दुनिया का एक गोल चक्कर लगा कर आना चाहिए। तो जार्विस बोलता है कि मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मिस पॉट्स, मैं जो हूँ एक पूरे के पूरे कोर्स को तैयार करता हूँ। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है वाशिंगटन डीसी सियाटल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे विच ऑटोमोबाइल फैसिलिटी के अंदर हम शिफ्ट होते हैं। अब ये कार्सन का वो पूरा का पूरा ग्रुप है जहाँ पे वो अपनी गाड़ियों को बनाता है, जो बेसिकली उसकी जगह है। और अब वो बेसिकली स्टार्क रेजिलिएंट के सारे लोगों को यहाँ पे ठहरवा रहा है ताकि वो लोग यहाँ पे अपना काम वगैरह कर सकें। और टोनी बोलता है कि वह सच में यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो वहीं से मिसेस एब्रोगास्ट बोलती है कि ओ ज़रा वहाँ पे देखो, वहाँ तो एक स्पेस नीडल भी मुझे नज़र आ रही है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि नहीं मिसेस एब्रोगास्ट, वो जो आप देख रही हैं वो एक रेडियो टावर है, और मेरे ख्याल से किसी को वेरा के नाम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है और इसलिए उसने उस पूरे के पूरे टावर के ऊपर उसके नाम को भी लिख के रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली ये बहुत दूर की चीज़ को जो ये देख रहा होता है और सब देख के एकदम हैरत में जाते हैं कि टोनी को ये दिख कैसे रहा है। तो टोनी बोलता है कि क्या हुआ, ओ मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी आँख को भी अपग्रेड करा है। आई मीन ह्यूमन आइज़ जो है बहुत ही अच्छा है कैमरे के लिए, उससे अच्छा आज तक कोई कैमरा नहीं बना है, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी टिप्स करी हैं जिसके ज़रिए मैं बहुत दूर का भी देख सकता हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, अब हमें बिल्कुल भी तुम्हारी चीज़ें वियर्ड नहीं लगती हैं, नॉट एट ऑल। तो वहीं से गार्सन आता और कहता है कि गाइस एंड लेडी, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अब ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं। मेरा मतलब है अगले 6 हफ्तों के लिए हम यहीं पे रहने वाले हैं, यानी कि जब तक हमारा 21 ग्रीन इंटरनेशनल एक्सपो खुलता नहीं है हम यहीं पे बैठ के अपनी सारी की सारी तैयारी करेंगे। तो टोनी बोलता है कि डेट्स इट गैंग, तुम्हें तुम्हारी जो है पूरी की पूरी डेडलाइन मिल चुकी है, तो अब वक्त आ चुका है काम पे लगने का। वहीं से हम गार्सन बताता है कि तुम लोग जो नीचे पूरी की पूरी फैसिलिटी देख रहे हो उसको हमने इतना ज़्यादा कैपेबल बना दिया था कि अगर हम चाहें फुल टाइम अपना काम करने के लिए तो वहाँ पे हम 50 गाड़ियों को एक महीने के अंदर जो है तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें उसकी अभी तक ज़रूरत नहीं है। तो टोनी बोलता है कि हमें सिर्फ 2 चाहिए वेज, हमें सिर्फ 2 ही गाड़ियों को बनाना है अभी के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से पेंटागन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोडी बेसिकली जनरल बैबेज से मिलने के लिए आता है और कहता है रोडी के जनरल बैबेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे टाइम दिया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रीसेंट टोक्यो के अंदर जो अटैक हुआ है उसने बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स को खड़ा कर दिया है टोनी स्टार्क और मेरी अपनी इज्जत के ऊपर। हमने इस पूरे के पूरे सीन को इन्वेस्टिगेट करा है अपने तरीके से, साथ साथ डेट्रॉयट स्टील और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्टिन और साशा हैमर को भी। हमें जो है उन हैमर गर्ल्स के बारे में परवाह हो रही है, हमें परवाह हो रही है कि आप उनसे किस तरीके से बिजनेस कर रही हैं, और ये सारी की सारी परवाहें हमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो डेट्रॉयट स्टील है उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। और आखिरकार उन लोगों को कैसे पता चला कि उनको टोक्यो के अंदर वहाँ पहुँचना है लोगों को बचाने के लिए।
तो वहीं से हम देखते हैं कि रोडी बेसिकली यहाँ पे ये ऑफर करने के लिए आया है कि वो बेसिकली वॉर मशीन के आर्मर के अंदर उनके आसपास रहना चाहता है ताकि सारी की सारी चीज़ों को सुपरवाइज कर सके, ताकि इस पूरी की पूरी डील के अंदर जो उन्होंने हैमर के साथ करी है उसके अंदर कोई खतरा ना हो। और वो बताता है कि इसके लिए मैं यहाँ पे टोनी स्टार्क के बनाए हुए आर्मर में आपका यहाँ पे साथ देना चाहता हूँ और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जवाबदेह होने वाला हूँ और किसी को नहीं। तो आप क्या कहते हैं सर? तो बैवेज बोलता है कि सच में क्या, बस इतना ही? क्या तुम्हें इतना ही कहना था? तो वहीं से रोडी बोलता है कि आई एम सॉरी, आपका क्या मतलब है सर? तो वहीं से बैवेज एकदम खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने यहाँ पे मरीन के लिए पूछा था, क्या बस इतना ही? मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पे साइन लैंग्वेज के अंदर समझाऊं या क्या क्यू कार्ड्स दूं? चलो मैं तुमसे दोबारा एक बार पूछता हूँ, क्या बस इतना ही है जो तुम कर सकते हो? तो रोडी बोलता है मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं यहाँ पे वॉर मशीन की बात कर रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे पायलट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जब वॉर मशीन आपके पास होगा तो आपको किसी भी चीज़ से परवाह करने की कोई ज़रूरत होने वाली है। और हमें हैमर के बारे में वाकई कोई शक है जहाँ पे कुछ चल रहा है तो मैं उससे हैंडल करने के लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। तो वहीं से जनरल बैवेज बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पे सच चल क्या रहा है? क्या तुम यहाँ पे किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे ऊपर? तो वहीं से रोडी एकदम बोलता है कि सर मैं जनरल, मेरे ख्याल से मेरे लिए आज इतना ही कहना काफ़ी है। लेकिन वहीं से जनरल समझ जाते हैं कि रोडी को लग रहा है कि जनरल इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर मिले हुए हैं और वहीं से वो कहते हैं कि बस अब बातें बहुत हो चुकी हैं, फ़ौरन मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा बॉस जो है यानी कि टोनी स्टार्क, उसने यूएस गवर्नमेंट को जो है अपने सामने भीख मंगवाई है। इन केस अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो कि उसने जो कुछ भी करा उसको हम इतनी आसानी से भूल जाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहना चाहूँगा। आई विश कि तुम्हारा बॉस यहाँ पे आज मुझसे ये सारी की सारी बातें करने आया होता और जब मैं उसको नहीं बोल के अपने ऑफिस से बाहर निकालता तो उसकी शक्ल देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। वेल, अगर तुम्हारी बात करूँ तो मैं यहाँ पे तरीकों को ढूंढ रहा हूँ कि किस तरीके से मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल करवा सकता हूँ। सिर्फ ये एक ही चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें वो भी करवा के रहूँगा ही। तो वहीं से रोडी बोलता है कि अंडरस्टूड सर, थैंक यू कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जनरल बैवेज, रोडी और टोनी स्टार्क के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से स्टार्क रेजिलिएंट गाला के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे टोनी स्टार्क तैयार हो रहा होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि रोडी उससे मिलने के लिए आता है। तो वहीं से टोनी बोलता है तो बताओ कि सब कुछ कैसा रहा, क्या बात बनी? तो कहता है कि नहीं, अभी कोई खास बात तो नहीं बनी। हमारे पास एक अच्छी खबर ये है कि मुझे अभी तक कोर्ट मार्शल नहीं किया गया है। तो ये बताओ कि आखिरकार तुम किस बारे में यहाँ पे इतना गुस्सा कर रहे थे? तो टोनी बोलता है कि मुझे आखिरकार याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि एक बो टाई को कैसे बांधा जाता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली रोडी उसके पास आता है और उसको बो टाई बांधना सिखाता है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें दरअसल जो कि टोनी स्टार्क का दिमाग रिकवर होने के बाद भी उसके दिमाग में नहीं आ पा रही हैं। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क वहाँ पे तैयार होकर बाहर आता है अपनी सारी की सारी टीम के साथ और कहता है कि हे फॉक्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे पूरा का पूरा बार फुल है, तो आप जो चाहें वहाँ पे जाके पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन वहीं से टोनी बोलता है कि ये बताओ कि आखिरकार वो कहाँ है? मैंने उसको कहा भी था यहाँ पे पहुँचने के लिए। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क एकदम चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे पेपर पॉट एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रेस के अंदर यहाँ पे पहुँचती है पार्टी के अंदर और कहती है कि मैं लेट हो गई हूँ। वहीं से मिसेस एब्रोगॉस्ट कहती हैं कि हाँ आप लेट तो हो गई है लेकिन वो वर्थ इट है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी आता है पेपर से मिलने के लिए और कहता है मिस पॉट्स, आप तो सच में बहुत ज़्यादा स्टेलर लग रही हैं। तो पेपर बोलती है कि मैं सच में अपने आप को स्टेलर फील भी कर रही हूँ मिस्टर स्टार्क, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसा फील करवाया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी और पेपर ने दरअसल एक तरह के कपड़े यहाँ पे आज पहने हुए हैं जहाँ पे दोनों के सीने के अंदर जो रिपल्सर टैग लगी हुई है वो नज़र आ रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब टोनी और पेपर एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो वो नहीं आ पा रहे होते और अचानक उनकी बॉडीज ग्लो करना शुरू हो जाती हैं। तो टोनी बोलता है कि मिस पॉट्स, ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। और पेपर बोलती है कि ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? लगता है कि मेरे आरटी के साथ कुछ ना कुछ मुश्किल ज़रूर हुई है, टोनी मैं हिल नहीं पा रही हूँ। तो टोनी बोलता है कि लगता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम दोनों ने अपने सीनों के अंदर एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पहना हुआ है, तो उसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं आ सकते हैं। तो वहीं से पेपर बोलती है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपल्सिव होने की ही, तो मेरे ख्याल से तुम्हें जिसका इंतजार था वो यहाँ पे आ ही गया है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जस्टिन हैमर और साशा हैमर यहाँ पे पार्टी के अंदर पहुँचती हैं। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा मक्खन पॉलिश लगाने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बिल्कुल जो यहाँ पे साशा के करीब जाता है, उसके हाथ वगैरह को किस करता है और टोनी बोलता है क्या मेरा दिमाग खराब हो चुका है साशा, या फिर इस पूरे के पूरे कमरे में तुम ही सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट वुमेन मुझे नजर आ रही हो। तो इसे साशा बोलती है कि अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कमरा काफ़ी छोटा है और तुम्हारे दोस्त भी काफ़ी डम हैं। तो इसे टोनी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बताता चलूँ कि मेरे पास चांद के ऊपर भी एक घर मौजूद है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, मुझे तो वैसे भी पार्टीज पसंद ही नहीं है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क जो है वहाँ पे साशा को अपने साथ देता है और पार्टी से बाहर चले जाता है। और ये देख के पेपर और सारे के सारे जो उसके साथी होते हैं वो बोलते हैं कि ये टोनी कर क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी वहाँ पे बेसिकली जो काम करना चाहता था वो करने में सक्सेसफुल हो गया, यानी कि इस पार्टी से साशा को अपने साथ अकेले लेके जा रहा है। टू बी कंटिन्यूड।